नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा टॉप 25 क्वेश्चन दोस्तों जो साइंस और जनरल अवेयरनेस से लिए गए हैं, जो दोस्तों बार बार पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, रिपीट करते हैं। उन्हीं प्रश्नों की दोस्तों इस वीडियो में मैं चर्चा किया हूँ। दोस्तों ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप कोई सा भी एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं टॉप 25 क्वेश्चन। एक बात और दोस्तों मैं बता दूं, दोस्तों मैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे भी पढ़ाता हूं। दोस्तों आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप मेरा नाम अजय सिंह सर्च करके आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं और वहां पे मेरी सारी वीडियोस को दोस्तों आप फ्री में देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं टॉप 25 क्वेश्चन। दोस्तों सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखेंगे और दोस्तों आप कमेंट करके भी बताएंगे इन 25 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो देखिए दोस्तों पहला प्रश्न है, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका प्रश्न है दोस्तों 1854 से 1856 ईस्वी में क्रीमियम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया था। दोस्तों ये बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, दूसरा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। प्रश्न है निम्नलिखित राष्ट्रवादियों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 4 राष्ट्रवादी नेताओं का नाम दिया गया है दोस्तों, इसमें से आपको विचार करना है और क्या बताना है दोस्तों, इनमें से किन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का उग्रवादी राष्ट्रवादी माना जाता है? उग्रवादी राष्ट्रवादी माना जाता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का। ठीक है, तो पहला है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, तो ये सही हो जाएंगे। दूसरा गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये उग्रवादी राष्ट्रवादी नहीं माने जाते हैं। तीसरा दोस्तों बिपिन चंद्र पाल है, तो ये भी माने जाते हैं। और चौथा दोस्तों है लाला लाजपत राय, तो ये भी उग्रवादी राष्ट्रवादी नेता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये भी सही हो जाएगा चौथा। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये आपके 3 क्या है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यानी कि उसके उग्रवादी राष्ट्रवादी माने जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर सही हो जाएंगे। तो फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो यहां देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे कूट का आंसर देते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, बहुत बार ये भी पूछा जा चुका प्रश्न है दोस्तों। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। याद रखेंगे, ये भी प्रश्न क्या है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न मिलान से संबंधित है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग में बेमेल है? किसका दोस्तों संबंध गलत दिखाया गया है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे रिलायंस के आपके प्रमुख कौन है, रिलायंस के प्रमुख कौन है दोस्तों, यानी उद्योग, यहाँ उद्योग है, उद्योगपति का नाम बताना है। तो रिलायंस के प्रमुख है दोस्तों मुकेश अंबानी, तो ये क्या है दोस्तों, सही है। दूसरा है दोस्तों दिया गया है विप्रो का आर कृष्णमूर्ति, तो दोस्तों विप्रो के आर कृष्णमूर्ति प्रमुख नहीं है, या उसके कौन प्रमुख है दोस्तों विप्रो के, तो अजीम हासन प्रेम जी है। कौन है, प्रेम जी उनका नाम है, अजीम हासन प्रेम जी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका युग में बेमेल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और तीसरा दोस्तों एयरटेल का सुनील मित्तल, ये भी सही है। नैनो कार के दोस्तों ये आपके कौन है प्रमुख, तो रतन टाटा, तो ये भी सही है। तो कौन कौन सही है दोस्तों, पहला, तीसरा और चौथा सही है। और विप्रो के दोस्तों प्रमुख कौन है, तो आर कृष्णमूर्ति नहीं है, अजीम हासन प्रेम जी। विप्रो के प्रमुख का नाम बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से दोस्तों किसे बुलाया जाता है या जाना जाता है, तो उनका दोस्तों नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, पिछले पार्ट में भी इस प्रश्न के बारे में मैं चर्चा किया था। प्रश्न है दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं? हरिप्रसाद चौरसिया दोस्तों बांसुरी वादक हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। हरिप्रसाद चौरसिया के बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है, बांसुरी वादक हैं। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है सातवां, भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी, तो कहां की गई थी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिगबोई में। ये भारत में ही ना कि दोस्तों एशिया में पहली परिष्करण, यानी कि दोस्तों परिष्करण का मतलब समझ लीजिए क्या होता है, रिफाइनरी होता है। ठीक है, रिफाइनरी, तो यानी कि एशिया में पहली थी डिगबोई में, तो इसे आप याद रखेंगे, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, आठवां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्षय रोग यानी टीबी का कारण
कारण है। टीबी किसके कारण होता है दोस्तों? बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी कि जीवाणु। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ये भी बहुत बार दोस्तों पेपर में पूछा जा चुका है, आप इसे भी याद रखेंगे। और दोस्तों इसके बारे में बता दूं दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस नामक बीमारी भी पूछा जाता है, यही टीबी ही है। किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। और दोस्तों इससे प्रभावित होने वाला अंग भी पूछा जाता है, यानी टीबी क्षय रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो दोस्तों फेफड़ा है, ये भी याद रखेंगे, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न। देखिए 9वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। प्रश्न है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विश्वव्यापी प्रसिद्धि अर्जित की है? तो किस क्षेत्र में दोस्तों? प्रोफेसर अमर्त्य सेन एक अर्थशास्त्री थे, जिन्हें दोस्तों अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आप इसे याद रखेंगे, अर्थशास्त्री थे दोस्तों अमर्त्य सेन, और अर्थशास्त्र का इनके नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, ये भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। किसी भारतीय राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन है? तो प्रथम महिला कौन है? सुचेता कृपलानी। और ये कहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी? तो उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी की। इसे भी याद रखेंगे, इनका नाम भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। प्रश्न क्या है? किसी भारतीय राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, ये भी बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ईवीएम का आशय है, ईवीएम का आशय मतलब ईवीएम का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का फुल फॉर्म होता है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, भारत का सबसे सूखा भाग है। भारत का सबसे सूखा भाग कौन है दोस्तों? आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पश्चिमी राजस्थान भारत का सबसे सूखा भाग है, इसे भी याद रखेंगे। 13वां प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछले दिन भी ये कराया हुआ प्रश्न है, क्योंकि ये बार बार पेपर में पूछा जाता है। प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से बेमेल पहचानिए। तो बेमेल कैसे पहचानेंगे दोस्तों? यहाँ पे नोबेल पुरस्कार है, मैग्सेसे पुरस्कार है, कॉमनवेल्थ राइटर्स पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो दोस्तों इसमें से अलग कौन सा हो जाएगा? सब तो पुरस्कार ही है, लेकिन दोस्तों ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है दोस्तों, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। और दोस्तों ये आपका नोबेल पुरस्कार हो गया, मैग्सेसे पुरस्कार हो गया, कॉमनवेल्थ राइटर पुरस्कार हो गया, ये इंटरनेशनल लेवल पे दी जाने वाली पुरस्कार है। और ये आपका भारत लेवल यानी कि इंडिया के लेवल पे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी आपका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसके बारे में पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है, संतोष ट्रॉफी। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, संतोष ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है? तो फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि फुटबॉल के खेल में दिया जाता है। तो फुटबॉल याद रखेंगे। किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो फुटबॉल खेल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन ... की प्रतिक्रिया स्वरूप शुरू हुआ। तो किसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप शुरू हुआ दोस्तों? तो क्रिप्स प्रस्ताव के स्वरूप शुरू हुआ। और क्रिप्स प्रस्ताव कब दोस्तों लागू हुआ? यानी कि मार्च 1942, याद रखेंगे। और भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942, ये भी याद रखेंगे, दोनों पूछा जाता है। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 यानी मार्च 1942, और भारत छोड़ो आंदोलन भी 42 है, 1942, याद रखेंगे। तो क्रिप्स प्रस्ताव प्रतिक्रिया के स्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 16वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाने वाला यह भी प्रश्न है। लॉर्ड मैकाले संबंधित है सैन्य सुधार से, सती प्रथा उन्मूलन से, अंग्रेजी शिक्षा से, अस्थायी वहासत से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, भी बार बार पूछा जाता है। प्रश्न है दोस्तों, संसद के 2 सत्रों में अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? कितना हो सकता है? 6 माह हो सकता है संसद के दोनों सत्रों के बीच, और 6 माह से अधिक नहीं हो सकता। और दोस्तों बता दूं, दो इसके कौन कौन से सदन है दोस्तों?
आपके। तो दोस्तों इसके बारे में और जानिए, लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन, ठीक है, कौन बुलाता है दोस्तों? राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते हैं, ठीक है। लोकसभा एवं राज्यसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। तो इसके संसद के 2 सत्रों में अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है दोस्तों? 6 माह का हो सकता है, याद रखेंगे, ये भी पूछा गया प्रश्न है। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, 18वां प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। प्रश्न है, जापान की संसद कहलाती है, जापान की संसद का नाम क्या है दोस्तों? डायट है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। प्रश्न है, 6 किरणें, ठीक है, यानी कि दोस्तों 6 किरणें का मतलब क्या होता है? एक्स रे, जो एक्स किरणें होते हैं दोस्तों ना, का आविष्कार किसने किया? प्रश्न पूछा जाता है एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, W.K. रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों, आप इसे जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये सब प्रश्न बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, रिपीट करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, 20वां प्रश्न है, 20वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये जो आपका नंदा देवी जो है यूनेस्को की द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। कब किया गया? 1988 में। और ये है कहाँ दोस्तों नंदा देवी? तो उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, विभ्रंश घाटी बनती है, विभ्रंश घाटी बनती है, तो आंसर इसका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2 भ्रंशों के बीच विभ्रंश घाटी बनती है। और दोस्तों भ्रंश क्या होती हैं ये भी याद रखेंगे दोस्तों। भ्रंश मतलब होता है दरार, ठीक है, 2 दरारों के बीच जो बनती है उसे क्या कहते हैं? विभ्रंश घाटी। तो विभ्रंश घाटी कहाँ बनती है? 2 दरारों के बीच कहिए या 2 भ्रंशों के बीच कहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22वां प्रश्न है, 22वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो कहाँ है दोस्तों? हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हेग में है। और हेग कहाँ है दोस्तों? नीदरलैंड में है। और ये भी दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखेंगे 15 होती है। और इनका दोस्तों जो कार्यकाल होता है, समय कितने वर्ष का होता है? तो ये 9 वर्ष का होता है, ये भी याद रखेंगे। इससे 3 प्रश्न बनते हैं दोस्तों। कौन कौन? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है कहाँ है? हेग में। हेग कहाँ है? नीदरलैंड, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो उसके न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 15 होती है। और ये कितने वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होता है दोस्तों? तो 9 वर्ष का, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों 23वां प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, इसे याद रखेंगे। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए, 24वां प्रश्न, पिछले दिन भी कराया हुआ प्रश्न है। नोबेल पुरस्कार किस शहर में दिए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका 2 आंसर सही होता है, लेकिन इसके बारे में पहले बता दूं दोस्तों, जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। तो ये प्रश्न दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड है, तो ओस्लो नॉर्वे इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। और जो पुरस्कार होते हैं, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो कुल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो जो इसमें एक शांति का भी नोबेल पुरस्कार आता है जो ओस्लो यानी कि नॉर्वे में दिया जाता है, और जो 5 दोस्तों पुरस्कार है नोबेल के वो स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। तो 2 प्रश्न बनते हैं, दोनों प्रश्नों को याद रखेंगे। तो इसमें स्टॉकहोम स्वीडन तो कोई है नहीं, तो ओस्लो है, तो ओस्लो इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 25वां प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। और दोस्तों मैं बता दूं इन सब प्रश्नों को अगर जो आप पीडीएफ चाहिए दोस्तों आपको, तो इसमें टेलीग्राम का लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं, कमेंट बॉक्स में भी है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ भी मिलती रहती है समय समय पे दोस्तों। मैं करंट अफेयर के भी क्वेश्चन देता रहता हूं, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। 25वां दोस्तों प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है भी, ये भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। प्रश्न है, 1983 के क्रिकेट विश्व कप फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन था? यह प्रश्न पूछा गया है। तो 1983 के क्रिकेट विश्व कप फाइनल में कौन जीता था दोस्तों? भारत जीता था, ठीक है। और प्रश्न पूछ रहा है मैच में मैन ऑफ द मैच कौन था? तो उसका नाम का क्या नाम है दोस्तों? कौन सा सही हो जाएगा? तो आप बताइए यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन को जब रीड करेंगे आप दोस्तों, तो 25वां का दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी सही हो जाएगा। एम अमरनाथ मैन ऑफ द मैच थे। तो दोस्तों ये रहे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे। और इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको दोस्तों मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। और दोस्तों अगर जो आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, अभी आपका एग्जाम नहीं हुआ है, तो आपके लिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट ई बुक है दोस्तों। एक ई बुक है और दोस्तों 10 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, जिसकी लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ, कमेंट बॉक्स में भी दे दिया हूँ। देख लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट ई बुक है और आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी है। और दोस्तों ये सब प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर कीजिएगा। लाइक वाला सिंबल दोस्तों इस टाइप से बना होगा, वहां पे क्लिक करके वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करते हैं दोस्तों मुझे खुशी मिलती है कि आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे हैं। और शेयर भी दोस्तों कर दीजिएगा, आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, उस ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं, जिनको दोस्तों हमारे वीडियोज की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, तो नीचे दोस्तों इस टाइप का रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा दोस्तों, आप वहां पे क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, तो आपको भी नोटिफिकेशन मिलने लगेगा। नोटिफिकेशन कब मिलेगा दोस्तों? जब सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का सिंबल बनेगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे, तो बेल आइकन इस टाइप से दिखने लगेगा। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको सारे वीडियोस की डेली नोटिफिकेशन मिलने लगेगी, यानी आप तक मैसेज जाने लगेगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।